हेलो दोस्तों, और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें आज मैं आपके लिए लेके आया हूं आज की सारी करंट अफेयर्स का रैपिड राउंड अप। जी हाँ दोस्तों, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और भी दूसरी सोर्सेज से आज की सारी करंट अफेयर्स की वो न्यूज़ जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स और इसी तरह के एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ स्टैटिक के वो पोर्शंस जो कि इन न्यूज़ के करंट अफेयर्स में आ जाने की वजह से अब रेलिवेंट हो गए हैं, उन सब पर हम रैपिड मैनर में एक सरसरी निगाह डालते हुए आज की सारी करंट अफेयर्स से अप टू डेट हो जाएंगे अभी के अभी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे लैंडिंग पेज पे, फ्रंट पेज पे हमने कौन सी इमेज रखी हुई है। आज कोई इंपॉर्टेंट डेट ऑफ इंपॉर्टेंस नहीं था जो कि किसी एग्जाम में आ सके, तो मेरी एक्सीलेंट बुक्स फॉर एन ऑसम लाइफ सीरीज में मैं आज आपके लिए बुक रिकमेंडेशन लेके आया हूं, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, जो कि महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जो कि आप सोचेंगे कि आज की डेट में गांधी जी के बारे में पढ़ना ये कहाँ तक रिलेवेंट है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि किसी भी सिविल सर्विस एस्पिरेंट के लिए गांधी जी को जानना, गांधीयन थॉट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बार बार आपकी आंसर राइटिंग में, ऐसे राइटिंग में और इंटरव्यूज़ में भी जहाँ जहाँ गांधी रेलिवेंट होंगे आपको उन्हें कोट करना पड़ेगा। और आप देखेंगे, जब आप गांधी जी को समझेंगे, उनके थॉट को समझेंगे, आप देखेंगे कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक चैप्टर में आपको गांधी जी के थॉट्स परमिएट करते हुए दिखाई देंगे। उन्हें फादर ऑफ द नेशन ऐसे ही नहीं कहा जाता। हमारा जो मॉडर्न इंडियन नेशन है, 1947 में जो भारत का राष्ट्र हमने बनाया है, उसके हर एक हिस्से में, उसकी हर एक सोच में आपको महात्मा गांधी की अमिट छाप दिखाई देगी। पहली बात। दूसरी बात, महात्मा गांधी का व्यक्तिगत संघर्ष। देखिए, उन्होंने अपनी किताब का नाम मेरी आत्मकथा के साथ क्या रखा है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। ठीक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये इस बात को आप, पता नहीं आप में से कितने लोग इतने मैच्योर हैं जो कि इस बात को समझ सके कितनी महत्वपूर्ण बात है। दुनिया भर में सत्य का ढिंडोरा पीटने वाले, सत्य की मशाल जलाने वाले, सत्य का झंडा लेके दौड़ जाने वाले बहुत सारे लोग हैं। उनमें से कोई भी आपको ये नहीं बताएंगे कि सत्य के साथ मैंने कुछ प्रयोग किए हैं या सत्य के साथ प्रयोग किया भी जा सकता है। कैन देयर बी एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ, कि मैं एक्सपेरिमेंट करके देखूं ये सच है कि नहीं है। इस तरह की बात किसी भी धर्म में, किसी भी सोच में इसको कुफ्र या इस तरह से समझिए कि एकदम गलत माना जाएगा कि ये किस तरह की बात कर रहे हैं आप। पर महात्मा गांधी के जीवन की कहानियों को जब आप पढ़ेंगे, जब उनके जीवन का संघर्ष आप देखेंगे, वो किस रास्ते पर चल के वो वहाँ तक पहुँचे जहाँ पर वो पहुँचे हैं, इस बात को जब आप जानेंगे तब आप समझ जाएंगे कि उनकी जो अवधारणा है, जो उनकी सोच है, जो उनकी आइडियोलॉजी है, उसको उन्होंने किस तरह, कितने पैमाने पर कसा है, अपनी ज़िंदगी में कितने एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए हैं और उनके एक्सपेरिमेंट के क्या क्या नतीजे आए हैं। तो उनकी जो कही हुई बात है, उनकी जो दी हुई जो फिलॉसफी है, उनकी जो देशना है, उसको हम बिल्कुल मान सकते हैं क्योंकि काफ़ी उन्होंने उसको अपने अनुभव की कसौटी पर कसा है। ठीक है, और तीसरी बात यह है कि हर व्यक्ति जो एक उम्र के एक पड़ाव में अपनी यूथ में ज़िंदगी में कुछ करने के लिए अपने घर से बाहर निकलता है, तो उसको भी एक बहुत हिम्मत और एक बहुत संबल देने वाली महात्मा गांधी की कहानी है, जो बताती है कि बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में आप एक्सपेरिमेंट करते हुए, कभी एक रास्ते से कभी दूसरे रास्ते पर चलते हुए बिल्कुल किसी लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो और ज़्यादा मैं इस पर नहीं बोलूँगा। गारंटी के साथ ये किताब हर यूपीएससी एस्पिरेंट को पढ़नी ही चाहिए। इसकी पीडीएफ बहुत आसानी से आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। अगर आप खरीदने में अभी आप अक्षम हैं, अगर आपके पास समय की कमी है, तो बिल्कुल आप गांधी जी ऑटोबायोग्राफी की समरी आप यूट्यूब पे इसको सर्च कर सकते हैं, या समरी के पॉइंट्स आपको गूगल से पीडीएफ फॉर्मेट में भी मिल सकते हैं। वैसे मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा कि रोज़ 4-5 पन्ने पढ़ के आपको इस किताब को ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मार्के की ये किताब साबित होगी। ठीक है, तो चलिए, इसके बारे में मैंने आपको ये बता दिया। चलते हैं आज की पहली न्यूज़ पर। आज की पहली न्यूज़ है गाइस, आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो बहुत रैपिडली हम लोग कवर करते हुए चलेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि 1.5 घंटे जो पूरा वीडियो आपको करंट अफेयर्स कवर करने में ही लग जाए। जैसे कि बहुत सारे गुरुजी लोगों के वीडियो में यूट्यूब पे मैंने देखा है, लगता है 1.5 2 घंटे के वो रोज़ करंट अफेयर्स के वीडियोज़ बनाते हैं। ठीक है, यहाँ रैपिड राउंड अप में हम वैसा नहीं करते। हम 20 मिनट से आधे घंटे में आपको पूरी रैपिड राउंड अप कर देंगे, सारे करंट अफेयर्स का रैपिड कवरेज आपको करके दे देंगे। ठीक है, देखिए, आज सबसे पहला इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज का जो ये है कि ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट दुनिया भर में ऑब्जर्वेशन स्टडी की जा रही है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, देखिए, पॉल्यूशन से बीमारियां होती हैं, बीमारियों के इलाज करने के लिए सरकार के ऊपर दबाव पड़ता है, कोई खर्च पड़ता है, सरकारी अस्पताल में दवाइयां इस तरह की खर्च होती हैं। जो इंसान बीमार पड़ता है वो काम पर नहीं जा पाता, तो उससे प्रोडक्टिविटी का लॉस होता है। ठीक है, इसका इकोनॉमिक वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक वैल्यू कैलकुलेट करके ये पता चल रहा है कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक कॉस्ट है बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। ठीक है, पूरी दुनिया में हम बात कर रहे हैं, दिस इज फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ 2020। ठीक है,
इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। दुनिया के सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कुछ शहरों में से एक है दिल्ली शहर, और उसका देखिए अब इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी कैलकुलेट किया जा रहा है। ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्यों कैलकुलेट किया जा रहा है? क्योंकि कभी भी कहीं भी दुनिया में आप किसी चेंज के लिए कोई आर्गूमेंट देंगे, ठीक है, तो आपका मोरल आर्गूमेंट दुनिया में कोई नहीं सुनेगा। आप कहेंगे भाई ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई इस बात पर ध्यान नहीं देगा। लेकिन जब आप उसके ऊपर एक डॉलर वैल्यू लगा देंगे, इसको डॉलर वैल्यू कहते हैं, कोट अनकोट, ये बहुत अच्छा फ्रेज आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स में। अगर आप डॉलर वैल्यू लगा देंगे, आप कहेंगे देखिए इसकी वजह से इतने करोड़ डॉलर्स का, इतने करोड़ रुपए का हमें नुकसान हो रहा है, तब सबके कान खड़े हो जाएंगे। तब जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, जो भी पब्लिक है, जो न्यूज़ चलाते हैं जिन लोग, उन लोग इस बात पर बिल्कुल ध्यान देंगे कि भाई ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब बात पैसे पे आ चुकी है, ठीक है। तो उन लोग इसी तरह ये जो ग्रुप है ये पॉल्यूशन पर एक डॉलर वैल्यू लगाने की कोशिश कर रहा है कि इस वजह से ही सही तो दुनिया भर की सरकारें शायद इस मामले को गंभीरता से ले। दुनिया के जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो आप जानते हैं गंभीरता से नहीं ले रहे हैं पॉल्यूशन के मामले को, और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितने अग्रीमेंट्स हुए हैं उनसे अब उन लोग बैक ट्रैक कर रहे हैं, डेवलप्ड कंट्रीज बैक ट्रैक कर रही हैं। और इसके क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इस तरह की चीज़ों को लेकर दुनिया भर में अब थोड़े एक संकट की स्थिति बनती जा रही है, ठीक है। इसको कैसे देखिए, क्या कौन से ग्रुप ने इसको लॉन्च किया है? ग्रीन पीस सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, ठीक है, CREA, हेडक्वार्टर्ड एट फिनलैंड हेलसिंकी एंड IQ एयर विजुअल। ये ग्रीन पीस जो है ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कि दुनिया भर में काफ़ी इसका नाम चलता है, तो ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज की स्टडी कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने कमीशन की थी, तो ग्रीन पीस का नाम आपको बता देना चाहिए, ठीक है। देखिए इससे और क्या 2-3 फाइंडिंग्स और हैं कि चाइना का जो शंघाई है उसमें सबसे ज़्यादा डेथ्स रिपोर्ट की गई हैं ड्यू टू एयर पॉल्यूशन, 27,000 डेथ्स, ठीक है। दूसरे नंबर पे ही दिल्ली है जिसमें 25,000 डेथ्स हैं, और चाइना का कैपिटल बीजिंग जो है वो अगेन तीसरे नंबर पे आ गया है, 22,000 डेथ्स है। पर कैपिटा बेसिस, पर कैपिटा मतलब पर यूनिट, पर इंसान के बेसिस पे न्यू दिल्ली जो है उसको सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पैक्ट सफ़र करना पड़ा है। एंड एस्टिमेटेड 5.8% ऑफ न्यू दिल्लीज एनुअल GDP वॉज लॉस्ट ड्यू टू एयर पॉल्यूशन, ठीक है। बीजिंग और मुंबई इसमें सेकेंड और थर्ड रैंक में आ रहे हैं। $3.5 बिलियन is the total estimated cost of air pollution in New Delhi during the first half of 2020। देखिए $3.5 बिलियन, अगर एयर पोल्यूशन की स्थिति नियंत्रण में रहती दिल्ली में तो $3.5 बिलियन दिल्ली की सरकार के पास और होते, दिल्ली के लोगों के विकास के लिए, दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए या और भी किसी तरह की सेवाओं के लिए उपलब्ध रहते, ठीक है, जो कि नहीं है। ये एयर पोल्यूशन की विभीषिका है। एयर पोल्यूशन का कितना ज़्यादा खतरा है वो आप देख सकते हैं, इस पर डॉलर वैल्यू अब लगा दी गई है, ठीक है। ये थी ये न्यूज़। चलते हैं अगली न्यूज़ पर। देखिए बिल्डिंग ब्रिजेस इन कश्मीर, कश्मीर में ब्रिज बनाने की, एक पुल बनाने की बहुत सारी बातें होती हैं, वो लेकिन मेटाफोरिकल बातें होती हैं कि कैसे कश्मीरी आवाम तक, कश्मीर की जनता तक हम भारत के लोग, नई दिल्ली में जो सरकार है वो एक ब्रिज बना सके, ठीक है। यहाँ पर लेकिन लिटरली बात हो रही है, बहुत सारे ब्रिज बनाए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने इनॉग्रेट किया, ठीक है। डिफेंस मिनिस्ट्री ब्रिज क्यों बना रही है, पुल क्यों इनॉग्रेट कर रही है, आप समझ सकते हैं कि ये ब्रिज और पुल जो है मिलिट्री की आवाजाही के लिए, आर्मी की आवाजाही के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। 2 ब्रिजेस, देखिए 6 ब्रिज इनॉग्रेट किए गए, रिकॉर्ड टाइम में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए हैं, ठीक है। तो देखिए BRO बहुत न्यूज़ में है क्योंकि दौलत बेग ओल्डी से जो एक हाईवे बन रहा था, दौलत बेग ओल्डी श्योक वाला जो हाईवे बन रहा था, एक रोड बन रही थी, जिसको लेके कि चाइना ने इतनी पूरी घटना कर दी, इतना बड़ा एक इंसिडेंट क्रिएट हो गया हमारे गलवान वैली वाले बॉर्डर पे LAC पर, तो वो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन उसमें इन्वॉल्व थी। तो BRO के बारे में भी आप पढ़ के रखिए, इसको किस रैंक का अधिकारी हेड करता है, क्या ये एक पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, ये होम मिनिस्ट्री या डिफेंस मिनिस्ट्री किसके अंतर्गत आती है, कब इसकी स्थापना हुई थी, वगैरह वगैरह, ठीक है। देखिए 6 ब्रिज इनॉग्रेट किए गए हैं, तो उसमें से 2 ब्रिज जो हैं वो तरना नल्ला कठुआ डिस्ट्रिक्ट के हैं, जो और बाकी जम्मू के अखनूर पल्लनवाला रोड पे 4 ब्रिज लोकेटेड हैं, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट, नाला और ये रोड जो है स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जगह हैं, जहाँ पर कि ये ब्रिज बनाने से हमारी आर्मी को बहुत ज़्यादा फायदा हो गया है, ठीक है। इसको प्रोजेक्ट संपर्क के तहत बनाया गया था। अगेन प्रोजेक्ट संपर्क पे पढ़ के रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, MCQs पे आ सकता है। ये 6 ब्रिजेस की जो लेंथ है ये 30 मीटर से 300 मीटर तक की लंबाई है। टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 43 करोड़ है। ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को ध्यान में रख के बनाया गया था, ठीक है। देखते हैं तरना ब्रिज जो है, 2 ब्रिज आउट ऑफ द 6 हैव बीन कंस्ट्रक्टेड एट तरना नल्ला ऑफ कठुआ डिस्ट्रिक्ट। इसमें से एक ब्रिज 160 मीटर का है, तरना 1, और दूसरा 300 मीटर का है, तरना 2, ठीक है। तो ये तरना 2 ब्रिज ऑफ 300 मीटर्स इज ऑन जम्मू कठुआ नेशनल हाईवे। जम्मू कठुआ नेशनल हाईवे जो है वो कश्मीर वैली को रेस्ट ऑफ कश्मीर से जोड़ता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का ये रोड है। BRO के बारे में बताया जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू को बताया जाता है एज द फाउंडर ऑफ BRO। इट इज़ हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली एंड वॉज फाउंडेड ऑन 7 मई 1960, ठीक है। एट प्रेजेंट BRO ऑपरेट्स 18 प्रोजेक्ट चला रहा है BRO, और
885 किलोमीटर की रोड को मेंटेन करता है और 12,200 मीटर के परमानेंट ब्रिजेस देश भर में बीआरओ मैनेज करता है। ठीक है, पिछले 2 साल में बीआरओ ने 5,800 मीटर के परमानेंट ब्रिज बनाए हैं। ये आंकड़ा आपसे कोई नहीं पूछेगा ये कितना इंपॉर्टेंट है बीआरओ, बस आपको यही इसी बात को आपको इसका एक एहसास हो, इस बात की जानकारी के लिए आपको ये बात बताई गई। ठीक है, तो ये थी ब्रिजेस की बात। चलते हैं अगली न्यूज़ पर। आज की अगली न्यूज़ है अबाउट आईआईटी एल्यूमनाई फाइटिंग कोविड। ठीक है, आईआईटी एक न्यूज़ इतनी सिंपल है कि आईआईटी एल्यूमनाई एसोसिएशन एक है, ठीक है, जिसको कि आईआईटी एल्यूमनाई काउंसिल है। यानी आईआईटी से एल्यूमनाई क्या होता है, जो कहीं से पढ़ के निकल जाते हैं दुनिया भर में, वो लोग जो किसी भी कॉलेज के, वो उस कॉलेज के एल्यूमनाई कहे जाते हैं। एल्यूमनाई प्लूरल है, इसका सिंगुलर एल्यूमनस लैटिन भाषा के शब्द हैं ये। ठीक है, तो ये जो एल्यूमनाई हैं वो दुनिया भर में आईआईटी से पढ़ के निकले हैं, तो बड़ी बड़ी पोजीशंस में काम करते हैं, काफ़ी पैसे हैं इनके पास, तो ये अपनी एक काउंसिल बना के कुछ पैसे, अपने सारे पैसे पूल करके कुछ पैसे किसी वर्दी कॉज के लिए इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इस काउंसिल ने डिसाइड किया है कि कोविड-19 रिसर्च के लिए ये पार्टनर करेंगे किसके साथ, सीएसआईआर के साथ, काउंसिल फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च। ठीक है, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, उसके इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के साथ। ठीक है, जीनोमिक्स और बायोलॉजी वाली जो उसकी यूनिट है उसके साथ ये लोग मिलकर काम करेंगे। क्यों? क्योंकि अब भाई कोविड-19 कोरोना से रिलेटेड कुछ आपको रिसर्च करनी है, तो ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लेवल पर ही ये मामला होगा। ठीक है, अग्रीमेंट में क्या होगा कि इसमें डेटा एनालाइज किया जाएगा, कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स को एनालाइज किया जाएगा जॉइंटली बाय द सीएसआईआर, आईजीआईबी एंड द आईआईटी एल्यूमनाई काउंसिल। ठीक है, इस स्टेटमेंट को साइन करने के साथ क्या हुआ है कि इमेजिंग डेटा ऑफ ओवर 8500 कोविड-19 पेशेंट्स हैव बीन हैंडेड ओवर टू सीएसआईआर, आईजीआईबी बाय द आईआईटी एल्यूमनाई काउंसिल। आईआईटी एल्यूमनाई काउंसिल ने इमेजिंग डेटा, इस तरह के जैसे आपको कलर डॉपलर इको, इस तरह का इन्वेस्टिगेशन होता है जिसमें इमेज निकाली जाती है, मान लीजिए एक्सरे भी एक तरह का इमेजिंग ही इन्वेस्टिगेशन है, वो इस तरह का 8500 लोगों का डेटा निकाला हुआ है आईआईटी एल्यूमनाई काउंसिल ने, और वो इसको सीएसआईआर के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, और द इमेजिंग डेटा विल बी फ्रॉम कोविड केयर फैसिलिटी एट द नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया डोम एट सदर्न मुंबई वर्ली से ये डेटा लिया गया है ये। ठीक है, ये सीएसआईआर के साथ शेयर किया जाएगा। सीएसआईआर इस डेटा को एनालाइज करके बताएगा कि क्या हम इमेजिंग के जरिए, ऐसी भी बात हो रही है कि एक्सरे वगैरह के जरिए भी बताया जा सकता है कि किसी को कोरोना हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, या किस तरह का डैमेज हो रहा है उसको। ठीक है, अब इसके बाद अगली पॉइंट इसी न्यूज़ में है कि मेगा लैब मुंबई जो है, ठीक है, आईआईटी एल्यूमनाई काउंसिल ने अनाउंस किया है कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी ऑफ द वर्ल्ड मुंबई में ये लोग सेटअप करेंगे। उसका नाम रखा गया है मेगा लैब मुंबई। ठीक है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है कहाँ है, तो ये क्वेश्चन नहीं आ सकता कि कहाँ पर इसको सेटअप किया जा रहा है। तो मेगा लैब मुंबई जो है, इसमें 3 इंडिपेंडेंट लाइन होंगी। पहली लाइन होगी 10 लाख टेस्ट पर मंथ, सेकेंड विथ 30 लाख tests per month, and the third line with 60 lakh tests per month. In combination, all 3 independent lines will have a total capacity of 1 crore tests per month. ठीक है, the first line of the Mega Lab Mumbai is expected to be ready by the end of July 2020. ठीक है, तो ये इनिशिएटिव था मेगा लैब्स आईआईटी एल्यूमनाई काउंसिल फाइटिंग कोविड-19 इन कोलैबोरेशन विद सीएसआईआर। ये पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट जो कि आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलते हैं आज की अगली न्यूज़ पर। अगली न्यूज़ है अबाउट चाइनीज़ बेलिजरेंस। देखिए, हर कुछ आधी न्यूज़ हर दिन की चाइना से ही निकल के आ जाती है। चाइना क्या कर रहा है, 6 से 8 न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएगा हर साल 2020 से 25 के बीच में। ठीक है, तो 40 न्यूक्लियर रिएक्टर बन जाएंगे आने वाले 5 सालों में। तो मार्च 2019 में चाइना रिपोर्टेडली हैड 46 न्यूक्लियर रिएक्टर्स एक्टिव। 46 पहले से हैं, 40 और बना रहा है, अपनी न्यूक्लियर कैपेसिटी को डबल कर रहा है। ठीक है, तो इसमें न्यूक्लियर पावर बनाएगा। ठीक है, बाय द एंड ऑफ 2020 चाइना's टारगेट फॉर इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर कैपेसिटी was 58 गीगावाट। चाइनीज न्यूक्लियर एनर्जी एसोसिएशन हैज स्टेटेड दैट इट विल फॉल शॉर्ट ऑफ द टारगेट एज बाय द एंड ऑफ 2020 इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर कैपेसिटी विल बी 52 गीगावाट। ठीक है, अब चाइना को इतनी, अब देखिए दुनिया भर में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी तो कम हो रही है, इनको इतने न्यूक्लियर रिएक्टर्स की क्या ज़रूरत है। ठीक है, यही संदेह पैदा करता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो चाइना बनाएगा, क्या उसमें सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी पैदा की जाएगी या पता नहीं क्या किया जाएगा। ठीक है, लेकिन चाइना का ये अनाउंसमेंट है। इससे रिलेटेड आपको पूछा जा सकता है कि विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड इट्स डिसीजन टू बिल्ड 6 to 8 न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर ईयर। उसका आंसर है चाइना। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। आज की अगली न्यूज़ है, साउथ एशिया के 2 छोटे देशों ने रूबेला और मीजल्स को अपने देश से पूरी तरह से इरेडिकेट कर दिया है। वो देश हैं आपके श्रीलंका और मालदीव्स। ठीक है, तो श्रीलंका और मालदीव्स ने रूबेला वायरस को पूरा एलिमिनेट कर दिया है। दे बिकेम द फर्स्ट 2 कंट्रीज फ्रॉम द साउथ ईस्ट एशिया रीजन ऑफ WHO टू हैव सक्सेसफुली एलिमिनेटेड बोथ द मीजल्स एंड रूबेला वायरस। ठीक है, और देखिए रूबेला वायरस को इन दोनों कंट्रीज़ ने एलिमिनेट किया और मीजल्स को इस रीजन से 5 कंट्रीज़ ने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, भूटान,
टिमोर लेस्टे। टिमोर लेस्टे जिसको ईस्ट टिमोर कहा जाता था, इंडोनेशिया का एक द्वीप था जो कि अलग हो गया था। तो टिमोर लेस्टे, इस देश के बारे में कभी लोग जानते होंगे, इंटरेस्टिंग है, आप अगर गूगल करके पढ़ सकते हैं इसके ऊपर। इसका विकीपीडिया पेज कौन सा देश है, इसकी हिस्ट्री में क्या क्या हुआ है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपैट्रिएट इंडियंस रहते हैं, ठीक है। एक समय में अफ्रीका में काफ़ी ज़्यादा इंडियंस गए थे बिजनेस करने के लिए, काम करने के लिए। ईस्टर्न टिमोर वैसा ही एक देश है, काफ़ी सारे इंडियन रहते हैं। ईस्टर्न टिमोर इंडोनेशिया से अलग हुआ था और तब वहाँ पर वहाँ के पहले राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बने थे महेंद्र चौधरी। महेंद्र चौधरी जो कि नाम से ही समझ में आ रहा है भारतीय मूल के थे। लेकिन उसके बाद फिर वहाँ के जो लोकल लोग थे वो इस बात से खुश नहीं थे कि इंडियन लोगों का यहाँ पर इतना ज़्यादा दबदबा क्यों है। तो वहाँ पर फिर मिलिट्री कू हो गया था, आर्मी ने तख्ता पलट कर दिया था। उसके बाद फिर बहुत कुछ वहाँ पर जनमत संग्रह, इस तरह की घटनाएं हुई। तो उसका नाम भी देखिए ईस्टर्न टिमोर से चेंज करके टिमोर लेस्टे कर दिया गया है। अभी राइट नाउ वहाँ पर पता नहीं किस तरह की राजनीति चल रही है, किस तरह की सिचुएशन है। नॉर्थ कोरिया और मालदीव्स, ठीक है, ये 4 कंट्री, भूटान, टिमोर, नॉर्थ कोरिया और मालदीव्स ने मीजल्स को एलिमिनेट कर दिया है, ठीक है। हमारे रीजन में बीमारियां ये छोटे छोटे देश एलिमिनेट कर रहे हैं, हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इन देशों से सीखने वाली बात है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे बिल्कुल पूछ लिया जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, बहुत टफ क्वेश्चन बन जाएगा ये, कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव एलिमिनेटेड मीजल्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 करके दे देगा, फिर 1 3 एंड 4, 1 2 एंड 3, 1 4 एंड 5 ऐसे करके उसमें ऑप्शंस रहेंगे। ये आपको देखिए याद रखना पड़ेगा, छोटे छोटे देश हैं, बिल्कुल आपको याद रह जाएंगे, ठीक है। नॉर्थ कोरिया, टिमोर, भूटान, मालदीव्स, इन्होंने मीजल्स को एलिमिनेट कर दिया है और आपको श्रीलंका और मालदीव्स ने रूबेला को एलिमिनेट कर दिया है, ठीक है। इस रीजन में 11 देश आते हैं WHO के रीजन में, साउथ ईस्ट एशिया रीजन में। तो इंडिया, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, थाईलैंड, मालदीव्स, म्यांमार, नॉर्थ कोरिया, टिमोर, इंडोनेशिया और नेपाल, ये 11 देश आते हैं, जिसमें से यहाँ पर 5 देशों को मेंशन किया गया, ठीक है। ये थी ये न्यूज़। चलते हैं अगली न्यूज़ पर। देखिए, स्पेस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सेफ गार्डिंग गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। यहाँ पर क्या हो रहा है, उड़ीसा की गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी लैंडमार्क डिसीजंस ले रही है। हर दिन, ऑलमोस्ट हर दिन उड़ीसा की सरकार ने कोई नया डिसीजन लिया है, ऐसा हम लोग हमारी वीडियो में कवर करते हैं। देखिए, उड़ीसा ने क्या किया है कि गवर्नमेंट लैंड को मॉनिटर करने के लिए, ठीक है, कि सरकारी ज़मीन पर कोई इंक्रोचमेंट तो नहीं हो रहा है, इसके लिए अब सैटेलाइट से नज़र रखी जाएगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और इस पर कितना गवर्नमेंट सीरियस है, ये आपको इस फैसले से पता चल रहा है, ठीक है। इसमें देखिए एक एक्रोनिम यूज किया गया है, ब्लूइस। ब्लूइस क्या है? द भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम इज अ जियो टैग्ड रिपोजिटरी दैट वुड मॉनिटर एंड डिटेक्ट ऑल गवर्नमेंट लैंड्स इन भुवनेश्वर। दिस विल बी डन बाय यूजिंग हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी, ठीक है। अब इसको नवीन पटनायक ने, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। व्हाट इज़ ब्लूइस करके बहुत आसानी से एक MCQ बन सकता है, जो नहीं जानता है वो कभी गेस नहीं कर पाएगा कि ये क्या है, ठीक है। तो उड़ीसा हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू यूज सैटेलाइट टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये बहुत आसानी से MCQ आ सकता है कि कौन सा राज्य है जो अब सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट लैंड पे इंक्रोचमेंट को हटाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। देखिए कितनी ज़्यादा साइंटिफिक टेक्नोलॉजी में भारत सरकार ने इस तरह से तरक्की कर ली है कि उड़ीसा जो उतने ज़्यादा डेवलप्ड, थोड़े कम डेवलप्ड राज्यों की श्रेणी में ही आता है, वो अब सैटेलाइट इमेजरी को इस्तेमाल कर रहा है गवर्नमेंट लैंड पे इंक्रोचमेंट को स्टडी करने के लिए, ठीक है। तो उड़ीसा इज़ द स्टेट, ये आपको आंसर करना है, ठीक है। लिटिगेशन मैनेजमेंट सिस्टम भी लॉन्च किया गया है एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अ केस फॉर प्रोवाइडिंग एंड टू एंड कम्युनिकेशन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड एडवोकेट्स। चीफ मिनिस्टर हैज़ ऑल्सो लॉन्च द ऑनलाइन एप्लीकेशन नेम्ड लिटिगेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ये भी आपसे पूछ सकते हैं, विच स्टेट बिकेम हैज़ रिसेंटली लॉन्च ए लिटिगेशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसका आंसर आपको देना है उड़ीसा, ठीक है। ब्लूइस एंड लिटिगेशन management system are among the 8 technology driven solutions that were launched under the 5T initiative by the chief minister on 8th July, ठीक है। ये आप स्टडी करके पढ़ लीजिए, इसको गूगल करके रख लीजिए, नोट करके रख लीजिए, ऐसे कौन कौन से टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस हैं जो कि उड़ीसा की गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं, ठीक है। चलते हैं अगली न्यूज़ पर। अगली न्यूज़ है अबाउट द चाइनीज़ बॉयकॉट। आपको पता है एक के बाद एक गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट से चाइनीज़ कंपनियों को आउट किया जा रहा है। भारत की स्ट्रैटेजी है कि चाइना को हम लोग मिलिटरीली चलिए हम लोग रोक सकते हैं, पर इकोनॉमिकली हम लोग चाइना को जहां हर्ट कर सकते हैं, चाइना को ये कम्युनिकेट करना है कि देखिए चाइना अक्सर इस तरह से इंसिस्ट करता है कि बॉर्डर डिस्प्यूट जो है उसको बॉर्डर पर रिजॉल्व किया जाए और बाकी जो हमारा ट्रेड है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, उसको अफेक्ट ना किया जाए। ज़बरदस्ती आप मामले को बढ़ा क्यों रहे हैं? बॉर्डर का मामला बॉर्डर पर रहने दीजिए। लेकिन चाइना को हमको ये कम्युनिकेट
कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं कि नहीं, बॉर्डर के जो मामले हैं वो हम लोग बॉर्डर पे डिफेंड कर सकते हैं, बॉर्डर पे हम लोग चाइना के बहुत ज़्यादा मिलिट्रीली हम लोग स्ट्रांग नहीं है, लेकिन हम लोग चाइना को दूसरे एरियाज़ में हर्ट कर सकते हैं और हम वहाँ से ज़रूर हर्ट करेंगे। छोटे छोटे स्टेप्स हैं, ऐप को बैन कर देना और चाइनीज़ कंपनियों को ठेके न देना, ठीक है, ये छोटे स्टेप्स हैं। चाइना की इकोनॉमी को इनसे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन चाइना को कम्युनिकेट हो जाएगा कि भारत जो है इन बॉर्डर से रिलेटेड मामलों को लेकर कितना ज़्यादा गंभीर है और बड़े बड़े कदम भी भविष्य में उठाए जा सकते हैं, ठीक है। तो उसी श्रृंखला में, उसी कड़ी में देखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट की सब्सिडियरी है कृष्णा होल्डिंग्स, जो अपना चाइना की शानडोंग बिनानी रोगन सीमेंट कंपनी से पूरा का पूरा स्टेक बेच रहा है, ठीक है। चाइना की कंपनी है उसमें, लेकिन 92.5% स्टेक इसी अल्ट्राटेक सीमेंट का था, ठीक है। तो बेसिकली अल्ट्राटेक ने वहां जाके अपनी कंपनी खोली हुई थी और चाइनीज़ कंपनी को 7.5% बस स्टेक दे के रखे थे। मेनली अल्ट्राटेक की कंपनी है, अल्ट्राटेक चाइना से अपना बिजनेस हटा रहा है। कुल मिला के बात इतनी है। आपसे पूछा जाएगा कौन सी कंपनी है जिसने चाइना से अपना स्टेक हटा लिया है, तो आपको आंसर देना है अल्ट्राटेक सीमेंट, ठीक है। चलते हैं अगली न्यूज़ पर। देखिए अगली दो, मिशन सागर और ऑपरेशन समुद्र सेतु, इन दोनों के बारे में न्यूज़ है। मिशन, ये दोनों से लेके आप कंफ्यूज हो सकते हैं और कंफ्यूज करने वाले ही आपको क्वेश्चन आएंगे सागर और समुद्र सेतु के बीच में, लेकिन ज़रूर यूपीएससी प्री में एक क्वेश्चन इस पर आएगा ही आएगा, ठीक है। मिशन सागर में आईएनएस केसरी इंडियन नेवी का वेसल है, उसका इस्तेमाल किया गया है, ये आप याद रखिए, ठीक है। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना विजन ऐसा इलेबोरेट किया था और इंडियन नेवी ने मिशन सागर एक्सटेंड किया था, इंडिया के हेल्पिंग हैंड अक्रॉस द इंडियन ओशन। इसके आपके स्क्रीन पे एक इमेज है जिसमें आप देख सकते हैं, मैप में बता रहे हैं इंडियन ओशन में हमारे जो नेबर्स हैं उनको हमने कोरोना से रिलेटेड हेल्प पहुंचाई है, ठीक है। ये है मिशन सागर। उसमें मिशन सागर वाज लॉन्च्ड ऑन 10th May एंड आफ्टर 49 days द मिशन वाज सक्सेसफुली कंप्लीटेड ऑन 28th June व्हेन आईएनएस केसरी रिटर्न टू इंडिया। आईएनएस केसरी हेल्प का सामान लेकर निकला था और 49 डेज के बाद वापस आ गया है। मिशन सागर में क्या था देखिए, इसमें मॉरिशस और कोमोरो आइलैंड्स को मेडिकल असिस्टेंस टीम वहाँ पर जाके डिप्लॉय की गई थी। मालदीव्स में 600 टन फूड आइटम पहुँचाया गया था और साथ ही साथ एक स्पेशल कंसाइनमेंट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी वहाँ पर पहुँचाया गया था। मेडागास्कर, सेशल्स, मॉरिशस और कोमोरो आइलैंड में एसेंशियल कोविड-19 रिलेटेड मेडिसिन पहुंचाए गए थे और मेडागास्कर और कोमोरो आइलैंड्स में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जो मलेरिया की दवाई है पर कोरोना के लिए भी रेकमेंड की जा रही थी बीच में, या अभी भी शायद रेकमेंड की ही जा रही है कि वायरल लोड कम रहेगा अगर आप इसको लेंगे तो। इसको लेके हम हमारे पिछले वीडियोज़ में काफ़ी बात कर चुके हैं, तो उसको भी वहाँ पर जाके सप्लाई किया गया, ठीक है। देखिए मिशन सागर क्या है ये मैंने आपको बता दिया। एक सिंपल सा MCQ, देखिए 10 से 12 क्वेश्चन सिंपल भी आते हैं, है ना। तो ये सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल आ जाएगा। मिशन सागर किस लिए था, आपको ये बोलना है इंडियन ओशियन में हमारे जो नेबर्स हैं उनको कोरोना से रिलेटेड हेल्प पहुंचाने के लिए ये था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कौन से व्हीकल का इस्तेमाल हुआ था, तो आईएनएस केसरी इंडियन नेवी का जो एक जहाज है उसका इस्तेमाल हुआ था, ठीक है। तीसरा, अगर टफ क्वेश्चन बनाना है, कौन कौन से देशों को हेल्प पहुंचाई गई थी, ठीक है। तो इसमें इस तरह के देखिए नाम आपके मैप पर दिख रहे हैं, अजम्पशन आइलैंड, कोमोरो आइलैंड, मॉरिशस, डिएगो गार्सिया, मालदीव, सेशल्स, मेडागास्कर, ठीक है। ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको पूछा जा सकता है, टफ क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये हुई बात मिशन सागर की। अब बात करते हैं ऑपरेशन समुद्र सेतु की, ठीक है। समुद्र सेतु में क्या हुआ था, समुद्र सेतु में जो आसपास के कुछ एक देशों में हमारे जो लोग फंसे हुए थे, इंटरनेशनल फ्लाइट्स तो बंद हो गई हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल बंद हो गया है, प्लस दुनिया भर में कामकाज बंद है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। तो कोई मजदूर वगैरह जो दूसरे देशों में हैं उनके काम बंद हो चुके हैं, अब वो वापस भारत आना चाहते हैं पर प्लेन्स नहीं चल रहे हैं, तो कैसे लाया जाए, तो देश दुनिया भर से घुमा घुमा के प्लेन्स वगैरह उनको लाया गया था। फिर समुद्र के रस्तों से भी कुछ लोगों को लाया गया, ठीक है। वो ऑपरेशन समुद्र सेतु है। समुद्र सेतु, सेतु का मतलब ही होता है ब्रिज बनाया जाता है ताकि लोग यहाँ से वहाँ जा सकें, है ना। राम जी ने वहाँ लंका तक ब्रिज बनाया था कि वानर सेना पूरी वहाँ तक जा सके, इसलिए इसका नाम समुद्र सेतु रखा गया है कि हमने एक ब्रिज बना दिया है और लोग वहाँ से यहाँ तक आ सकते हैं, ठीक है। ये आप याद रखिए कि मिशन सागर जो था वो मिशन था, वो हेल्प पहुँचाने के लिए था। ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है इसके नाम में सेतु है, ये ब्रिज बनाने के लिए, ठीक है। देखिए यही बात इस आर्टिकल में भी लिखी गई है। इन एन एफर्ट टू रिपैट्रिएट इंडियन सिटीजंस फ्रॉम ओवरसीज द ऑपरेशन समुद्र सेतु वाज लॉन्च्ड ऑन 5th May बाय द इंडियन नेवी, ठीक है। इसमें एम्फीबियस इसमें कौन कौन से जहाज देखिए इस्तेमाल होंगे, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पर आईएनएस कावेरी था, यहाँ पर देखिए 5 जहाज हैं, एक तो आईएनएस जलाश्व है और 3 लैंडिंग शिप टैंक्स, आईएनएस ऐरावत, आईएनएस शार्दुल और आईएनएस मगर। अच्छा 4 ही इसमें ये है
व्हीकल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इनके नाम आपको याद रखने हैं, टफ क्वेश्चन बना देगा कि इनमें से कौन जो है मिशन ऑपरेशन समुद्र सेतु में यूज़ नहीं हुए थे। ठीक है, तो इनके नाम आप बिल्कुल याद रख लीजिए। इनको कहाँ पर से लाया गया? मालदीव, श्रीलंका और ईरान से हमारे सिटीजन्स को वहाँ पर लाया गया। ठीक है, INS जलाश्व ने, अब अगर बहुत ही टफ क्वेश्चन बना दिया देखिए तो पूछेगा कि मालदीव में कौन सा जहाज़ गया था, तो मालदीव में जो है INS जलाश्व गया था। ठीक है, मालदीव का कैपिटल माले है। जबकि 25 जून को INS जलाश्व ने लास्ट इवैक्यूएशन ड्राइव के अंडर द ऑपरेशन बाय ब्रिंगिंग 687 इंडियन सिटीजन्स टू इंडिया फ्रॉम ईरान बंदर अब्बास प्रोजेक्ट। बंदर मतलब बंदरगाह यानी पोर्ट होता है, अब्बास बंदरगाह से वहाँ से लोगों को लाया है इंडियन नेवी। ठीक है, तो ये एक ही नाम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जलाश्व, जो कि मालदीव गया था। ठीक है, बाकी 4 के नाम भी आप याद रख लीजिए। समुद्र सेतु हमारे नागरिकों को वहाँ से लेके आने के लिए, दूसरे देशों से लेके आने के लिए समुद्र के रास्ते ये ऑपरेशन इंडियन नेवी द्वारा चलाया गया था। ठीक है, ये थी ये न्यूज़। अब आते हैं गवर्नमेंट की योजनाएं लॉन्च हुई हैं। पहली योजना है अबाउट अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग। बहुत सालों से ये इस तरह की बात होती थी कि सरकार क्यों नहीं रेंट पे प्रॉपर्टी चलाती है। ठीक है, देखिए ये मेंस में आंसर राइटिंग में ज़रूर आपसे इसके प्रोज एंड कॉन्स, अफोर्डेबल हाउसिंग बाई गवर्नमेंट। ठीक है, अब गवर्नमेंट अफोर्डेबल हाउसिंग बनाती तो है ही है, जो घर बेचे जाते हैं। ठीक है, फिर आपको आवास योजना वगैरह वगैरह के तहत भी सरकार घर बेच देती है किसी को, और उनको चलो अगर आपके पास इंस्टॉलमेंट देने के लिए भी पैसे नहीं है तो इंटरेस्ट सबवेंशन कर देती कि चलो आप इंटरेस्ट भी कम देना। ठीक है, आप लेकिन इंस्टॉलमेंट में जैसे तैसे पैसे चुका दो। ठीक है, लेकिन हमेशा ये बात होती थी कि रेंट पे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी क्यों नहीं चलाती। अब जाहिर बात है कि क्यों नहीं चलाती, मैं पॉइंट यही है कि उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन का स्कोप है, ये तो आप समझ ही रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नीड ऑफ द आवर भी है, क्योंकि क्या होता है देखिए, रियल इस्टेट सेक्टर जो सेक्टर है उसमें बहुत सारा पैसा घुस जाता है। वही पैसा अगर लोग रेंट दे के घरों में रहें और रियल इस्टेट में घर खरीदने में बहुत ज़्यादा पैसे न दें, तो वो पैसा थोड़े थोड़े करके अपने आसपास के बिजनेसेस पे खर्च करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा पैसा सर्कुलेट होगा कि एक लोकल इकोनॉमी में, तो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनको बढ़ावा मिलेगा, इकोनॉमी में अच्छा एक पॉजिटिव वर्चुअल साइकिल क्रिएट होगा। लेकिन क्या होता है, बहुत सारा पैसा रियल इस्टेट में एक साथ चले जाता है, एक तरह का ब्लैक होल बन जाता है। ठीक है, और उसमें कैसे ब्लैक मनी, कैश में पैसा चले जाता है, वो पैसा फिर कभी दिखता नहीं है, उसके बाद इस तरह की का सीन बन जाता है। ठीक है, अब लेकिन क्या हुआ है कि पब्लिक का भला करने के लिए तो उतना नहीं, जितना इंडस्ट्रीज़ जो है अब वो सोच रही हैं कि वर्कर कैसे वापस आएंगे। वर्कर जो अपने अपने गांव चले गए हैं, अब वो इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए शहरों में कैसे आएंगे? पैसा नहीं है, रहने के लिए उनको कौन देगा? और उनके पास अगर रहने के लिए पैसे नहीं हो तो अब सरकार उनके रहने की व्यवस्था करेगी, रेंट पर सरकार बिल्डिंगें बनाएगी, उनको बोलेगी आप रेंट पे रहिए। ठीक है, देखिए प्रधानमंत्री जी ने 8 जुलाई को अनाउंसमेंट, यूनियन कैबिनेट ने इस तरह का अनाउंसमेंट कर दिया है कि अबाउट अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। ठीक है, दिस अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस विल बी डेवलप्ड एज अ सब स्कीम अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, PMAY अर्बन के सब स्कीम के तहत ही अर्बन माइग्रेंट स्लैश पुअर के लिए बनाया जाएगा। ठीक, ये क्या होगा, nationwide lockdown has announced to combat the spread of infectious novel coronavirus has resulted in the loss of employment। ठीक है, तो अर्बन सेंटर से सब अपने अपने गांव चले गए हैं, अब वापस उन लोग जो आएंगे तो क्या होगा, तो वर्क प्लेस के फैक्ट्रीज़ के पास में ही उनके लिए अच्छे हाइजीनिक ऐसे इलाके बना दिए जाएंगे। क्योंकि अगर ये जब भी इंप्लीमेंट होगा, ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, क्योंकि कई फिल्मों में आपने देखा होगा फैक्ट्री के पास रहने वाले मजदूर जो शैंटीज़ कहते हैं, उनको एक तरह से स्लम्स में रहने के लिए विवश थे, अगर उनको एक साफ़ सुथरा हाइजीनिक इन्वायरमेंट रहने के लिए बना दिया जाता है सरकार द्वारा, तो ये बहुत ज़्यादा एक वेलफेयर का कदम होगा। बहुत ही अच्छा ये कदम ये सरकार द्वारा उठाया जा रहा है। ठीक है, अंडर ARHCs देखिए, एट प्रेजेंट अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख बेनिफिशियरीज विल बी कवर्ड। अगर 3 लाख बेनिफिशियरी में ये नहीं बता रहे हैं कि 3 लाख परिवारों की बात की जा रही है कि टोटल 3 लाख लोगों की बात की जा रही है। इंडिया में एवरेज हाउस होल्ड साइज आपको पता होना चाहिए, एक फैमिली में 5 लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, 60,000 मतलब बेसिकली 60,000 घर बनाए जाएंगे, इस तरह की बात हो रही होगी अगर ये 3 लाख लोगों की बात हो रही है, 3 लाख फैमिलीज के लिए। ठीक है, थ्रू 25 years ऑफ कंसेशन एग्रीमेंट द हाउसिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ द गवर्नमेंट दैट आर वेकेंट एट प्रेजेंट विल बी कन्वर्टेड इनटू ARHCs। अभी क्या हो रहा है देखिए कि नई बिल्डिंगें नहीं बनाई जाएंगी, गवर्नमेंट के हाउसिंग कॉम्प्लेक्स जो खाली पड़े हैं उन्हीं का इस्तेमाल किया जाएगा। ये सब बाबू लोग दफ्तर में बैठ के इसी तरह के प्लान्स बनाते हैं कि देखिए सर खर्च भी नहीं करना है, बिल्डिंगें पहले से बनी हैं, हम उसी को क्यों ना यूज़ कर लें। ठीक है, इनोवेटिव आइडिया है, क्रिएटिव आइडिया भी है। तो ये प्रोजेक्ट जो है अभी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी यूज़ करेगी फॉर कंस्ट्रक्शन, देखिए और खर्चा बचाने के लिए। फॉर एन एस्टिमेटेड ₹600 करोड़ ऑफ एक्सपेंडिचर विल बी मेड इन द फॉर्म ऑफ द टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रांट। इस तरह की
टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी कंस्ट्रक्शन में और उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए पैसा दिया जाएगा 600 करोड़, ठीक है। प्राइवेट एंड पब्लिक एंटिटीज़ विल बी ऑफर्ड स्पेशल इंसेंटिव्स एट प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग रेट कंसेशनल लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड टैक्स रिलीज फॉर डेवलपिंग ARHCs इन अर्बन सेंटर्स, ठीक है। इनको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग रेट, प्रायोरिटी सेक्टर में अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, सरकार की प्रायोरिटी है, उस पर अगर आप लोन लेते हैं उसमें कुछ काम करने के लिए, तो आपको कंसेशनल रेट पे लोन मिलता है, ठीक है। तो वही किया जाएगा अगर आप ऐसे अफोर्डेबल रेंटल कॉलोनीज बना रहे हैं, तो आपको सरकार कम रेट पे लोन दिलवा देगी, ठीक, 25 साल के लिए, वेकेंट लैंड्स फॉर अ पीरियड ऑफ 25 ईयर्स। तो इसके ऊपर आप बिल्कुल पढ़ के रखिए, बहुत आसानी से क्वेश्चन आ सकता है मेंस में, इंटरव्यू में, ऐसे राइटिंग में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सरकार की बहुत बड़ी स्कीम है ये वेलफेयर के लिए, ठीक है। कोरोना से रिलीफ के लिए सरकारें जो जो कदम उठा रही हैं, बेसिकली उन सब पे बहुत आसानी से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। हो सकता है, ये भी हो सकता है यूपीएससी इस बार आधा या आधे से ज़्यादा पेपर सिर्फ कोरोना रिलीफ के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में ही पूछ ले आपसे, ठीक है। ऐसा भी लोग करते हैं, तो कि सरकार को एक अच्छी लाइट में दिखाने के लिए सरकार भी खुश हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल आप इन सब चीज़ों को बिल्कुल मिस मत करिए, पढ़ के रखिए, ठीक है। चलिए चलते हैं अगली न्यूज़ पर। एक और एग्रीकल्चरल जो आज की सेकंड योजना है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया जा रहा है। एग्रीकल्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत अभाव है, उसके लिए डेडिकेटेड फंड बना दिया जा रहा है। 8 जुलाई में ये भी अनाउंस किया गया है। द स्कीम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड वॉज अनाउंस बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एज पार्ट ऑफ द ₹20 लाख करोड़ आत्मनिर्भर भारत पैकेज। ये भी आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत किया जा रहा है, ठीक है, जिसमें फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्टअप्स, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़, एग्री एंटरप्रेन्योर्स वगैरह को दिया जाएगा लोन के तौर पर, ठीक है। तो ड्यूरेशन ये स्कीम 10 साल की होगी। मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म यूज किया जाएगा कि मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ठीक है। मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली एक डेटाबेस में कलेक्ट करके सेंट्रली देखा जाएगा कि भाई कहाँ कहाँ हम पैसा दे रहे हैं, किस किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है हमारे द्वारा दिए गए लोन से, ताकि हम मैनेज कर सकें इस पूरी प्रोसेस को, हमारे कंट्रोल के तहत चले। 1 लाख करोड़ रुपए का लोन सैंक्शन किया जाएगा अंडर द स्कीम, आउट ऑफ विच 10,000 करोड़ इस साल दिया जाएगा और 30,000 करोड़ जो है वो आने वाले 3 सालों तक कंटिन्यूस हम देते रहेंगे, ठीक है। एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्या है देखिए, सब्सिडाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट में दिया जाएगा। 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी एप्लीकेबल फॉर अ लोन ऑफ अप टू ₹2 करोड़। देखिए 2 करोड़ के लोन पे 3% का इंटरेस्ट कुछ नहीं है, एकदम कुछ नहीं रेट पे दिया जा रहा है कि यार अब तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दे यहाँ पे हमारे यहाँ खेती में, एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो मोराटोरियम फॉर रिपेमेंट ऑफ द लोन विल वेरी फ्रॉम अ मैक्सिमम ऑफ 2 years टू अ मिनिमम ऑफ 6 months। मोराटोरियम क्या होता है, इस दौरान नहीं देना है। मोराटोरियम जब लगा दिया जाता है कि चलो ठीक है 2 साल तक आप लोन का कोई इंटरेस्ट मत देना। क्यों मत देना? क्योंकि अभी भाई इकोनॉमिक कंडीशन ही ऐसी है कि कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करने की स्थिति में ही नहीं है, तो सरकार लोन भी एकदम थ्रो अवे रेट पे दे रही है और बोल रही है उसके बाद भी चलो तुम पैसे मत देना आने वाले 2 साल तक, लेकिन कुछ करो, मतलब कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी करो कि लोगों तक सैलरी वगैरह पहुंचती रहे, ठीक है। फिर क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, ये जो क्रेडिट गारंटी फंड है इनके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, बिल्कुल इनके ऊपर पढ़ के रखिए, बहुत आसानी से मेंस में या प्री में क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। विल प्रोवाइड क्रेडिट गारंटी कवरेज टू एलिजिबल बोरोवर्स। द क्रेडिट गारंटी कवरेज विल बी प्रोवाइडेड फॉर लोन्स ऑफ अप टू ₹2 करोड़, ठीक है। 2 करोड़ तक के लोन के लिए वो क्या श्योरिटी देंगे, खेती वाले लोग क्या ज़मीन गिरवी रखेंगे, क्या गारंटी देंगे, तो क्रेडिट गारंटी वाले ही गारंटी ले लेंगे उसकी, ठीक है। मतलब इससे बढ़िया स्कीम नहीं हो सकती, ठीक है, सब कुछ दे रहे हैं यहाँ पर। तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आप बिल्कुल पढ़ के रखिए। ये जो 2 स्कीम्स मैंने बताई अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिस तरह से मैंने बताया कि सरकार जो जो कदम उठा रही है, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार जो जो योजनाएं लेके आ रही हैं आत्मनिर्भर भारत पैकेज वगैरह के लिए, बहुत आसानी से हो सकता है कि आधा पेपर इन्हीं पे आ जाए यूपीएससी प्री का, ठीक है। तो बिल्कुल सबको पढ़ के डिटेल में क्या पेज है, क्या यूनिक पॉइंट है इसमें, ठीक है, जो आपसे क्वेश्चन बन सकता है, एमसीक्यू बन सकता है, वो सब नोट करके रखिए, रिवाइज कर लीजिएगा, एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। तो थैंक यू गाइज, ये थी आज की करंट अफेयर्स की कवरेज। मुझे उम्मीद है कि मेरा अप्रोच आपको पसंद आया होगा। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब जब मैं वीडियोस अपलोड करूं। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप और किस तरह की वीडियोज़ यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड मेरे चैनल पर देखना चाहेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइज, मिलते हैं कल।